नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज की क्लास में। दोस्तों आज हम यहाँ पर जीके जीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें टोटल 15 क्वेश्चन रहेंगे और आप लोगों को आंसर कमेंट में बताना है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे आने वाले एग्जाम है एसएससी रेलवे और भी बाकी अदर एग्जाम, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। छोटी सी क्लास रहेगी तो आप लोग ज़रूर इसे ज्वाइन करें, आपकी इससे काफ़ी हेल्प ही मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन करें, कमेंट करें, लास्ट में बताएं आपसे कितना बना। तो चलिए हम बिना बकवास किए और जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, 4 ऑप्शन है यहाँ पे, अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल और मार्टिमर व्हीलर। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है और इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी। भारतीय पुरातत्व की स्थापना इन्होंने किया था 1861 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1861 ईस्वी में किया था और इसके पहले महानिदेशक भी बने थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, भारतीय पुरातत्व यानी कि एएसआई जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कभी कभी पूछ देता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन आर्कोलॉजिकल सोर्स। ठीक, इंडियन आर्कोलॉजिकल सोर्स को ही भारतीय पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आप लोगों को जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करते जाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है। तो राइट आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ना कुछ ऐसा, यहाँ पे चिराद होगा। 1 मिनट में आपको लिख के दे रही हूँ, यहाँ पे क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, चिरौन होगा, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हुनसागी। हुनसागी जो है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हुनसागी। वो पूरा पाषाणी कालीन स्थल हुनसागी जो है ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है कर्नाटक में। कहाँ स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक, कर्नाटक में स्थित है। और बाकी जो है ये बुर्जरोम, चिराद हो गया और मेहरगढ़, ये नवपाषाण कालीन है। ठीक, ये नवपाषाण कालीन है। ठीक, और ये वाला जो है पूरा पाषाण स्थल है। ठीक, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कमकार शब्द का संबंध डॉट डॉट से था। प्राचीन काल में ये जो कमकार है, कमकार का संबंध किससे था, बताना है आपको किससे था। तो प्राचीन काल में कमकार का संबंध किससे था, बताइए जल्दी से। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, तो देखिए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राचीन काल में कमकार का संबंध जो है भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से था। भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से था कमकार का संबंध। ठीक, प्राचीन काल में कमकार का संबंध भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से था। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमकार जो है ये, कमकार, इसका थोड़ा मैं आपको डिटेल बताती हूँ। एक तमिल शब्द है जिसका संबंध किससे होता है, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से था। ये लोग, ये भूमिहीन खेतिहर मजदूर कौन होते हैं, तो ये लोग जमींदारों के खेतों में कार्य करते थे। ठीक, जमींदारों के खेतों में कार्य करते थे और इन लोगों को नगद या किसी वस्तु के रूप में भुगतान किया जाता था। ठीक, आप लोग मतलब समझ गए होंगे। भूमिहीन खेतिहर मजदूरों मतलब कि देखिए ये लोग क्या होते हैं, जमींदारों के खेत में काम करते थे और इन लोगों को नगद या किसी वस्तु के रूप में भुगतान किया जाता था। ठीक है, चलिए राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। मैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में भी समझा रही हूँ। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन है, लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों एवं हथियारों में मुख्य रूप से डॉट डॉट की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। बताइए, लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिणी पूर्व यूरोप में, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में और औजारों एवं हथियारों में मुख्य रूप से डैश की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। किसकी जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में। बताइए, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कांसे, ऑप्शन डी हो जाएगा, कांसे की जगह लोहे का उपयोग किया गया था मध्य पूर्व और दक्षिणी पूर्वी यूरोप में। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कांसे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन है 5वें नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोग डॉट डॉट बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग क्या बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते हैं? यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, बताना है आपको। तो बताइए भाई, सिंधु सभ्यता के लोग क्या बनाने के लिए तांबे और टिन का उपयोग करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो कांस्य बनाने के लिए तांबे और टिन का उपयोग करती थी। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांस्य हो जाएगा। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे कांस्य होगा। ठीक, क्या होगा? कांस्य बनाने के लिए ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कांस्य बनाने के लिए तांबे और टिन का उपयोग करते थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। तो सिंधु सभ्यता के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक, केंद्र जो है वो हड़प्पा होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रोलिश डॉट डॉट का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया गया था। माइक्रोलिश डॉट डॉट का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया गया था। कहाँ से किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, छोटे पत्थर के औजार से किया गया था। माइक्रोलिश छोटे पत्थर के औजार का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया गया था। छोटे पत्थर के औजार का जो इस्तेमाल है वो इंसानों द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। माइक्रोलिथ छोटे पत्थर के औजार होते थे। ठीक, क्या होते थे? माइक्रोलिथ छोटे पत्थर के औजार होते थे। इनकी आकृति ब्लेड के समान होती थी। कैसी होती थी? इनकी जो आकृति है, शेप है, वो ब्लेड के समान होता था। ठीक, ये उपकरण वास्तव में छोटे एवं नुकीले होते थे। क्या हो? इनकी आकृति ब्लेड के समान होती थी और ये छोटे एवं नुकीले होते थे, जिनका यूज शुरुआती मनुष्यों द्वारा शिकार करने में किया जाता था। किस में किया जाता था? शिकार करने में। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ डॉट डॉट भाषा में मुर्दों का टीला कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो आप लोग। ठीक है, तो बताइए, मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ डॉट डॉट भाषा में मुर्दों का टीला कहा जाता है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ सिंधी भाषा में, किस भाषा में? सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला है। ठीक, सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मुर्दों का टीला या फिर मृतकों का टीला, सेम ही है। ठीक, और सैंधव स्थल मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने की थी। सैंधव स्थल मोहनजोदड़ो की खोज कब की थी? 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी। कौन किया था? तो किया था, थोड़ा सा यहाँ पे लिखते नहीं बनता, राखाल दास बनर्जी ने किया था। ठीक, राखाल दास बनर्जी ने किया था 1922 में। ठीक है, और एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये जो है वो पाकिस्तान के कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि है जो दाईं से बाईं लिखी जाती है, मतलब राइट से लेफ्ट की ओर लिखी जाती है? तो बताइए कौन सी लिपि होगी? तो राइट आंसर हमारा जो होगा वो हो जाएगा खरोष्टी लिपि। ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पे बी आएगा और यहाँ पे सी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। खरोष्टी लिपि जो है, खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे ध्यान लीजिए। और जो ये लिपि है, खरोष्टी लिपि जो है, ये वाली ये लिपि है, ये इसका जो श्रेय, पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। इसका जो पढ़ने का श्रेय है वो किसे जाता है? तो वो जाता है जेम्स प्रिंसेप को।
जेम्स प्रिंसेप को जाता है। ठीक, इसका जो श्रेय है वो जेम्स प्रिंसेप को जाता है। खरोष्टी लिपि को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खरोष्टी लिपि को दाएं से बाएं लिखा जाता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, ये आप लोगों को बताना है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो अपनी नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक, कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। नगर नियोजन की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं। कौन से हैं इसके दो प्रमुख नगर जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो इसके जो प्रमुख दो नगर हैं वो है हड़प्पा, आप सभी लोग जानते होंगे, हड़प्पा है, और मोहनजोदड़ो। ठीक, मोहनजोदड़ो। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, किस स्थान से हड़प्पाकालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? किस स्थान से हड़प्पाकालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? किसकी रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? तो बताइए कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये हुई थी दैमावाद से। दैमावाद से हुई थी ये जो है, ये दैमावाद से हुई थी। रथ की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई थी? हड़प्पाकालीन रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई थी दैमावाद से। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, दैमावाद। दैमावाद महाराष्ट्र में है। ये कहाँ पे है दैमावाद? तो ये जो है ये महाराष्ट्र में है दैमावाद। कुछ आप लोगों को पता नहीं रहता कि कुछ कहाँ पे रहता है, तो मैं आपको बता दूं दैमावाद कहाँ है। ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में है। ठीक, हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम स्थल है। ये क्या है? दैमाबाद जो है ये हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम स्थल है। यहाँ से रथ की मूर्ति प्राप्त हुई थी। ठीक, दैमाबाद से रथ की मूर्ति प्राप्त हुई थी, और ये हड़प्पा सभ्यता का क्या है? दक्षिणतम स्थल है। ठीक, चार है, एक यहाँ, तो ये यहाँ वाला स्थल है दैमाबाद। ठीक है, अभी मैं आपको आगे पूरा बताऊंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता है? बताइए ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आप सभी को बताना है ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता है। तो ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को बताना है आपको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये परुष्णी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परुष्णी कहा जाता है। परुष्णी कहा जाता है ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को। ठीक, ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को परुष्णी कहा जाता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा प्राचीन नाम है, और उनके जो आधुनिक नाम है, किस नदी को क्या कहा जाता है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगी। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अस्किनी को क्या कहा जाता है? अस्कुनी को क्या कहा जाता है? तो चिनाब कहा जाता है। अस्किनी का प्राचीन जो नाम है, मतलब चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? अस्किनी है। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? बिपाशा। और झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता। गंडक नदी का प्राचीन नाम सदानीरा। और गोमल नदी का प्राचीन नाम गोमती है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था, ये आप लोगों को बताना है। उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? तो उपनिषदों का जो केंद्रीय विषय है वो है दर्शन एवं ज्ञान। ऑप्शन डी, दर्शन एवं ज्ञान। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। उपनिषद जो है वो दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। ठीक, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। कितनी संख्या है टोटल? 108 है। ठीक, 108 है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन है, चार वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र का संग्रह है? बताइए, चार वेद होते हैं हमारे ऋग्वेद में, इनमें से बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र का संग्रह है। चलिए बताना है आपको, बताइए। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो चार वेदों में से आपको बताना है जादू टोना और बुरी आत्माओं। तो राइट, अथर्ववेद किस में होगा? ये होता है अथर्ववेद में होता है। अथर्ववेद में जादू टोना और बुरी आत्माओं और तंत्र मंत्र का संग्रह है अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद एक मात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। क्या है ये? एक मात्र
ब्राह्मण ग्रंथ गोपद है। अथर्ववेद में ब्रह्मा ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, रोग निवारण, बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादूटोना और तंत्र मंत्र आदि का वर्णन किया जाता है। तो आप लोग यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाला है। अथर्ववेद एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। क्या है? गोपथ है। ठीक है, गोपथ है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनाने वाली प्रथम महिला थी। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा महाप्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनाने वाली प्रथम महिला थी महाप्रजापति गौतमी। ठीक, राइट आंसर ए हो जाएगा। कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी थी। ठीक, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता जो है वो महामाया की इनके जन्म के 7वें दिन ही मृत्यु हो गई थी। ठीक, उसके बाद इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, जो कि बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला है। कौन है? भिक्षुणी बनने वाली बौद्ध धर्म में प्रथम महिला है महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, बुद्धचरित सौदानंद सारीपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन है? बुद्धचरित सौदानंद सारीपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन है? आप लोगों को यहाँ पे बताना है कौन है। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा, ये रचनाकार है अश्वघोष। कौन है? अश्वघोष हैं। बुद्धचरित सौदानंद और सारीपुत्र प्रकरण के रचनाकार अश्वघोष हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे चलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ ग्रंथ भी दिखा देती हूँ और उसके प्रमुख रचनाकार जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ये तो देखिए यहाँ पे है मिलिंद पन्हो ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो नागासेन। मिलिंद पन्हो ग्रंथ के रचनाकार नागासेन है। माध्यमिक सूत्र के रचनाकार कौन है? तो नागार्जुन है। और अभिधर्म कोश के रचनाकार कौन है? तो वसुबंधु है। और विशुद्धि मग्न के रचनाकार कौन है? तो बुद्धघोष हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आज की क्लास में टोटल 15 क्वेश्चन किया। लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक, ये आप लोगों के होमवर्क का क्वेश्चन है और इसे आप लोगों को आंसर कमेंट करके बताना ही है। साथ ही ये भी बताना है 15 क्वेश्चन में से आपसे कितने बने। ऐसे में डेली आप लोगों के लिए छोटा सा जो है मिनी टेस्ट लेके आ जाऊँगी, तो आप लोगों को करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपके पूरे रिवीजन हो जाएंगे। छोटी सी क्लास रहेगी, तो आप लोग ज़रूर अटेंड करें, अच्छा रिस्पॉन्स जरूर दें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। अब हम मिलेंगे फिर से कल नए टेस्ट के साथ। तो आप लोग अपना स्कोर कार्ड जरूर बताया करो लास्ट में। ठीक है, और क्लास हमारी पसंद आई हो तो थोड़ा शेयर कर दिया करो, इससे क्या होगा, और लाइक कर दिया करो। इससे क्या होगा ना, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आप लोगों को और बेहतर से बेहतर पढ़ाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।